नमस्कार साथियों। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत हम लोगों ने स्तंभलेख गुहालेखों को पढ़ा था। हम लोगों ने दोस्तों शिलालेखों के बारे में पढ़ लिया है, जिनकी संख्या 14 बताई गई थी। 14 शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए और उनमें क्या क्या पाया गया है। ठीक है साथियों, आज हम लोग देखेंगे स्तंभलेख को, जिनकी संख्या 7 है। स्तंभलेख, स्तंभ अभिलेखों की संख्या 7 है। ये अशोक के काल की आखिरी घोषणा मानी जाती है। साथियों, जो अशोक के आखिरी में जो दोस्तों लिखवाए गए वह स्तंभलेख हैं। ठीक है, इससे पहले मान लीजिए, इससे पहले जो अभिलेख हुए, ठीक है, गुहालेख हुए, वो इन्होंने बनवा दिए थे, और शिलालेख हुए वो भी इन्होंने बना दिए थे। आखिरी में स्तंभलेख बनवाए गए, ठीक है, जिनकी संख्या 7 है। पहला स्तंभलेख देख लेते हैं। पहले स्तंभलेख में साथियों, राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद, यानी कि राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद यह धम्मलिपि उत्कीर्ण करवाई गई। ठीक है, जो अशोक का राज्याभिषेक है उसके 26वें वर्ष बाद यह धम्मलिपि उत्कीर्ण करवाई गई पहले स्तंभलेख में। महामात्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि धर्मानुसार लोगों का पोषण करो और शासन करो। ठीक है, पहले स्तंभलेख में क्या लिखा है? धर्मानुसार लोगों का पोषण करो और उनका शासन करो उनके। ठीक है, दूसरा स्तंभलेख देख लेते हैं दोस्तों। दूसरे स्तंभलेख में अशोक पूछता है कि धम्म क्या है। ये दोस्तों पाली भाषा में है कियम चू धम्मे। ठीक है, कियम चू धम्मे, यानी धम्म क्या है। तीसरा स्तंभलेख दोस्तों, तीसरे स्तंभलेख में मनुष्य अपने सुकृतों को देखता है, मगर वह कभी अपने असिनव यानी कि पाप पर दृष्टि नहीं डालता। तीसरे स्तंभलेख में दोस्तों यह लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने सुकृतों को देखता है, मगर वह अब कभी भी अपने असिनव मतलब दोस्तों पाप, असिनव जो है यह पाली शब्द है, असिनव मतलब पाप पर दृष्टि नहीं डालता। ठीक है, तीसरे स्तंभलेख में लिखा है। चंडिये, निठुलिये, क्रोधे, मानो और ईर्ष्या, ये साथियों 5 असिनव यानी पाप बताए गए हैं तीसरे स्तंभलेख में। ठीक है, ये जो 5 असिनव हैं यानी कि 5 पाप हैं, यह तीसरे स्तंभलेख में बताए गए हैं। चंडिये, निठुलिये, क्रोधे, मानो और ईर्ष्या। ठीक है, ये 5 असिनव यानी पाप बताए गए हैं तीसरे स्तंभलेख में। चौथा स्तंभलेख देख लें दोस्तों। जैसे एक माँ, यानी कि चौथे स्तंभलेख में उत्कीर्ण है कि जैसे एक माँ अपनी संतान को कुशल धाय यानी कि धाय माँ, ठीक है, धाय को सौंपकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैंने यानी कि अशोक ने भी रज्जुकों की नियुक्ति की। दोस्तों जो रज्जुक हैं, रज्जुकों की नियुक्ति की गई है, तो उनकी तुलना दोस्तों एक धाय माँ से करता है अशोक। ठीक है, चौथे स्तंभलेख में। और चौथे स्तंभलेख में ही दोस्तों मृत्यु दंड प्राप्त लोगों को 3 दिन का प्रायश्चित देने की घोषणा। ठीक है, मृत्यु दंड प्राप्त लोगों को 3 दिन का प्रायश्चित करने की घोषणा। रज्जुकों को न्यायिक व दंडात्मक अधिकार दिए गए। जो रज्जुक थे उन्हें न्यायिक अधिकार दिए गए और दंडनात्मक अधिकार दिए गए। और चौथे स्तंभलेख में ही दोस्तों यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया था। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मृत्यु दंड प्राप्त लोगों को 3 दिन का प्रायश्चित देने की घोषणा। यहीं से दोस्तों जानकारी मिलती है चौथे स्तंभलेख से कि अशोक ने अपने कार्यकाल में मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया था। ठीक है, पांचवा स्तंभलेख देख लें दोस्तों। पांचवें स्तंभलेख में अशोक ने राज्याभिषेक के 26 वर्ष के बाद उन प्राणियों की सूची दी है जिनकी हत्या करना निषेध दिया गया था। इस सूची में कुल 23 पशु पक्षियों के नाम हैं। इन्हें 26 वर्षों में 25 बार कैदियों को रिहा किया गया था। ठीक है, पांचवें स्तंभलेख में उल्लेख है कि 26 वर्षों में, लगभग 26 वर्षों में 25 बार कैदियों को रिहा किया गया था। ठीक है, ये पांचवें स्तंभलेख में ही उत्कीर्ण है। और पांचवें स्तंभलेख में उत्कीर्ण दोस्तों क्या है कि राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद उन प्राणियों की सूची दी है जिनकी हत्या करना निषेध माना गया है। ठीक है, इस सूची में कुल 23 पशु पक्षियों के नाम हैं। छठा स्तंभलेख देख लें दोस्तों। छठवां स्तंभलेख, जनता का सुख एवं हित जिसमें भी है उसकी मैं परीक्षा करता हूँ, यह अशोक ने लिखा हुआ है 6वें स्तंभलेख में। 7वां स्तंभलेख, धम्म की व्याख्या एवं धम्म प्रसार हेतु किए गए कार्य एवं लोक कल्याण के कार्यों की जानकारी लेता है।
आजीविकों, निग्रंथों आदि का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे स्तंभ लेख में अशोक पूछता है कि धम्म क्या है, कियम चू धम्मे, और यहाँ पर सातवें दोस्तों स्तंभ लेख में ये अशोक धम्म की व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरे स्तंभ लेख में पूछता है वह कि धम्म क्या है, और सातवें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या करता है एवं धम्म प्रसार हेतु किए गए कार्य एवं लोक कल्याण के कार्यों की जानकारी देता है। आजीविकों, निग्रंथों आदि का संघ के साथ उल्लेख भी करता है। यह सिर्फ दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में ही मिला है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में ही मिला है। अभिलेखों के बारे में विभिन्न तथ्य, ये दोस्तों मौर्य साम्राज्य के ये अंतिम होगा दोस्तों, हम लोग अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। अभिलेखों के बारे में विभिन्न तथ्य। कांधार के द्विभाषी लेख के अनुसार अशोक के धम्म का प्रभाव शिकारियों व मछुआरों पर भी पड़ा था। साथियों, हम लोगों ने अशोक का द्विभाषी अभिलेख पढ़ा था, द्विभाषी लेख पढ़ा था। ठीक है, कांधार में जो द्विभाषी लेख मिला है यानी कि ग्रीक और यूनानी ग्रीक। ठीक है, द्विभाषी लेख के अनुसार अशोक के धम्म का प्रभाव शिकारियों व मछुआरों पर भी पड़ा है। यूनानी और अरमेइक लिपि है। ठीक है दोस्तों, द्विभाषी लेख में। आगे दोस्तों अभिलेखों के बारे में विभिन्न तथ्य में कौशाम्बी के संघ भेद रोकने संबंधी आदेशों में अशोक कहता है कि जो भी संघ में फूट डालने की कोशिश करता है, चाहे वह कोई भी हो यानी सन्यासी भिक्षु कोई भी हो, तो उसे सफ़ेद कपड़े पहनकर संघ से निष्कासित कर दिया जाए। ठीक है, ये दोस्तों अभिलेखों के बारे में जो विभिन्न तथ्य हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे कौशाम्बी में क्या कुछ पाया गया है, तो कौशाम्बी में संघ भेद रोकने संबंधी ये आदेश दिए गए हैं कि जो भी संघ में फूट डालने की कोशिश करता है, चाहे वह भिक्षु हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, उसे सफ़ेद कपड़े पहनकर संघ से निष्कासित कर दिया जाए। और दोस्तों इसी में यानी कौशाम्बी में ही दोस्तों उपासकों को प्रत्येक उपोषित दिवस पर आकर इस नियम की अनुपालना करनी चाहिए। ठीक है, जो ये नियम है दोस्तों, यानी कि मतलब कोई भी फूट डालने की कोशिश न करे संघ में। ठीक है, कौशाम्बी स्तंभ लेख में ही उपासकों को प्रत्येक उपोषित दिवस पर आकर इस नियम की अनुपालना करनी चाहिए। अशोक के ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर एवं सिद्धपुर अभिलेख में कापड़ चापड़ नामक एकमात्र लेखक का नाम मिलता है। जो अशोक के दोस्तों 3 अभिलेख हैं, जैसे कि ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर एवं सिद्धपुर अभिलेख, ये तीनों अभिलेखों में दोस्तों कापड़ या फिर चापड़ नामक एकमात्र लेखक का नाम मिलता है। यानी कि इसमें जो कुछ भी लेखनी है दोस्तों वह कापड़ और चापड़ के द्वारा लिखवाई गई। स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। जो स्वर्णगिरी है दोस्तों वह दक्षिणापथ की राजधानी थी। कुल 5 प्रांत बताए थे मैंने आपको, आप लोग पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा। स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। आज यह मास्की के जो दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी है दोस्तों, स्वर्णगिरी के बारे में बता रहे हैं। जो आजकल यह मास्की के दक्षिण में कनकगिरी नामक कस्बा है। जो स्वर्णगिरी है यह आज की डेट में दोस्तों कनकगिरी कस्बा है। कहाँ पे? मास्की के दक्षिण में। अशोक के अभिलेख में इशिला नामक प्राचीन नगर सिद्धपुर एवं ब्रह्मगिरी के पास है। जो अशोक के अभिलेख में दोस्तों इशिला नामक नगर का उल्लेख हुआ है वह सिद्धपुर एवं ब्रह्मगिरी के पास में स्थित है, जहाँ से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। और इशिला नगर का उल्लेख ब्रह्मगिरी अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इशिला नगर का उल्लेख ब्रह्मगिरी अभिलेख में मिलता है, जो कि दोस्तों सिद्धपुर एवं ब्रह्मगिरी के पास में है इशिला। भाब्रू अभिलेख को मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया था। भाब्रू अभिलेख में जो अशोक है वह बुद्ध धम्म व संघ, ये 3 दोस्तों त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के, इनके प्रति आस्था प्रकट करता है अशोक। और दोस्तों इसी से यानी कि भाब्रू अभिलेख से ही अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति आस्था भी प्रकट करता है यह। ठीक है, भाब्रू अभिलेख। एकमात्र कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख से अशोक की रानी कारुवाकी और उसके पुत्र यानी अशोक के पुत्र तीवर का नाम मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर और किसी भी पारिवारिक सदस्य का नाम नहीं मिलता है। ठीक है, जो एकमात्र कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख है अशोक के द्वारा दोस्तों, जो कौशाम्बी का एकमात्र लघु स्तंभ लेख है
जिसमें अशोक की रानी कारुवाकी का नाम मिलता है तथा पुत्र तीवर का नाम भी मिलता है, और किसी भी सदस्य का नाम यानी पारिवारिक सदस्य का नाम नहीं मिलता है। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली थी, ठीक है, पाली थी। उसमें मैंने दोस्तों आपको दूसरे वाले में बताया था स्तंभलेख में कि अशोक जो है वह पूछता है कि क्यूचु धम, ठीक है, धम क्या है, तो पाली थी दोस्तों मौर्य काल के अंतर्गत जनसाधारण की भाषा। और अशोक की जो राजभाषा थी वह प्राकृत थी, जिसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं जो स्तंभलेख हैं, अभिलेख हैं, वह किस भाषा में लिखे मिलते हैं भारत में, प्राकृत भाषा में, ठीक है। ये दोस्तों कुछ मौर्यकालीन दोस्तों शब्दावलियाँ हैं, यानी कि इनका अर्थ क्या है अभी मैं आपको बोल कर बता दूंगा। जैसे कि अशोक मौर्य काल के अंतर्गत जो भी जैसे किससे क्या कहा जाता था वो है, ठीक है दोस्तों। और जो सीता है दोस्तों, सीता एक ये दोस्तों राजकीय भूमि थी, मैंने आपको बताया था राजकीय भूमि थी, और जो इससे दोस्तों प्राप्त आय होती थी वह भी सीता ही कहलाती थी, ठीक है। बलि क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसके बारे में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में यह दिया जाता था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का मैंने बताया था आपको कि जो बलि है यह स्वेच्छापूर्वक दिया जाता था लोगों के द्वारा, और उत्तर वैदिक काल आते आते यह जबरन वसूला जाने लगा, ठीक है। तो बलि क्या हो गया, एक प्रकार का धार्मिक कर या चढ़ावा हो गया, ठीक है। क्षेत्रक क्या है दोस्तों, क्षेत्रक है दोस्तों भूमि का मालिक, जो भी भूमि का मालिक होता था उसे क्षेत्रक कहते थे, ठीक है। उपवास क्या है, उपवास दोस्तों है काश्तकार, काश्तकार को उपवास कहते थे। रूपा जीवा क्या है दोस्तों, रूपा जीवा वह स्त्रियां थीं जो वेश्यावृत्ति पर अपना जीवन यापन करती थी, ठीक है। वेश्यावृत्ति यानी कि वेश्यावृत्ति अपनाकर जीवन यापन करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थीं। जेठक क्या है दोस्तों, जेठक है शिल्पी संघ का मुखिया, ठीक है। जो भी दोस्तों शिल्प होते थे, यानी कि कुछ भी देख लीजिए आप, चारपाई बनाना, रस्सी बनाना, जो भी दोस्तों वो होते थे शिल्प, उनका जो मुखिया कहलाता था उसे जेठक कहते थे, ठीक है। श्रेष्ठी क्या था दोस्तों, श्रेष्ठी के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि व्यापारिक संघ का जो मुखिया होता था वह श्रेष्ठी कहलाता था, ठीक है। व्यापारिक संघ का मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। गृहपति क्या है, यह दोस्तों एक भूस्वामी था, भूस्वामी को गृहपति कहते थे। सेतु क्या है दोस्तों, सेतु एक प्रकार का फल फूल सब्जियों पर लिया जाने वाला कर था, ठीक है। सेतु फल फूल सब्जियों आदि पर लिया जाने वाला कर कहलाता था सेतु। विष्टि क्या है, विष्टि बेगार कर था, ठीक है। विष्टि मतलब बेगार कर था मतलब पैसे नहीं दिए जाते थे और लोगों से काम करवाया जाता, विष्टि बेगार कर था एक, ठीक है। भाग क्या है दोस्तों, भाग है भूमि कर, ठीक है। भाग क्या है, भूमि कर है, जो किसानों की निजी भूमि पर कर लिया जाता था उसे भाग कहते थे, ठीक है। अमात्य क्या है, अमात्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग था। अमात्य, अमात्य क्या था, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग था अमात्य। रज्जु क्या है दोस्तों, रज्जु एक प्रकार भूमि के माप लिए जाने वाला कर था। जो भूमि माप, रज्जु में दोस्तों जो भूमि माप करता होता था वो दोस्तों जो पैसे लेता था वो उसी प्रकार का एक कर था। रज्जु भूमि मापक के रूप में लिए जाने वाला कर था, ठीक है। उद्रंग क्या है दोस्तों, उद्रंग है सिंचाई कर। उद्रंग क्या है, सिंचाई कर है, ठीक है। उद्रंग सिंचाई कर है। प्रणय क्या है, प्रणय दोस्तों एक प्रकार का आपातकालीन कर था, ठीक है। प्रणय एक प्रकार का आपातकालीन कर था। सेना भक्तम, सेना भक्तम दोस्तों क्या था, सेना भक्तम सेना कर जो सेना के प्रयाण के समय तेल व चावल के रूप में लिया जाता था, ठीक है। यानी कि सेना भक्तम वह कर था दोस्तों जो सेना कर जो सेना के प्रयाण के समय तेल व चावल के रूप में लिया जाता था। हिरण्य क्या है, हिरण्य के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यह एक प्रकार का नकद कर था, ठीक है। जो नकदी रूप में दिया जाता था उसे हिरण्य कर कहते थे, और जो अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था ये, ठीक है दोस्तों। हिरण्य एक प्रकार का नकदी कर था, नगद के रूप में लिया जाता था, अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था, इसे हिरण्य कहते थे। राष्ट्र आप लोग समझ ही रहे होंगे दोस्तों। राष्ट्र क्या है, अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व, ठीक है। राष्ट्र यहाँ पर मौर्य काल के अंतर्गत राष्ट्र क्या था दोस्तों, अन्य साधनों से प्राप्त जो राजस्व था उसे राष्ट्र कहते थे, ठीक है। पौर क्या है, यह दोस्तों राजधानी का शासक होता था। जैसे दोस्तों आज हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जो भी राजधानी का दोस्तों शासक होता था उसे मौर्य काल में पौर कहा जाता था, ठीक है।
अक्षपटलाध्यक्ष, यह दोस्तों महालेखा अध्यक्ष था, ठीक है। अक्षपटलाध्यक्ष यह महालेखा अध्यक्ष था, ठीक है, महालेखा अध्यक्ष था। महामात्य सर्प, दोस्तों महामात्य सर्प जो था वह गुप्तचर विभाग का एक अध्यक्ष होता था, ठीक है। इन अध्यक्षों के बारे में मैंने दोस्तों आपको बताया है, आप लोग देख लीजिएगा। महामात्य सर्प गुप्तचर विभाग का एक अध्यक्ष होता था, ठीक है। वार्ता क्या था दोस्तों, इसके बारे में भी आपको मैंने दोस्तों बताया है। जो दोस्तों कृषि करता था, पशुपालन करता था और व्यापार वाणिज्य करता था, इसे दोस्तों वार्ता कहते थे, सम्मिलित रूप में वार्ता कहते थे। पथिकर क्या है दोस्तों, यह समाहर्ता द्वारा वसूल किया गया अतिरिक्त कर था, ठीक है। जो समाहर्ता द्वारा वसूल किया जाता था कर, यह अतिरिक्त कर था, यानी कि पथिकर, ठीक है। विवीत क्या है दोस्तों, विवीत एक प्रकार का पशुओं की रक्षा के लिए वसूला गया कर था, ठीक है। विवीता अध्यक्ष के बारे में बताया था मैंने आपको, क्या था, चारागाह अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक प्रकार के पशु रक्षा के लिए वसूला गया कर है, ठीक है। रक्षित क्या है दोस्तों, रक्षित यहाँ पर पुलिस के लिए शब्द हुआ है, ठीक है। रक्षित किससे कहते थे, पुलिस से कहते थे, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में भी दिया गया है। कौष्ठेयक क्या है दोस्तों, कौष्ठेयक एक सरकारी जलाशय से सिंचित भूमि से लिए जाने वाला कर था, ठीक है। कौष्ठेयक क्या है, यानी कि जो भी सरकारी भूमि से सरकारी जलाशय से सिंचित भूमि के लिए जाने वाला एक कर था, कौष्ठेयक, ठीक है। सार्थवाह क्या था, यह दोस्तों व्यापारियों का काफिला था, ठीक है। व्यापारियों का काफिला क्या था, सार्थवाह। सार्थवाह क्या कहलाता था दोस्तों, काफिला कहलाता था, ठीक है, व्यापारियों का काफिला। परिहीनक क्या था दोस्तों, परिहीनक सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा हानि पहुंचाने या लिए जाने वाला कर, ठीक है। जैसे दोस्तों कोई भी सरकारी भूमि होती थी तो उस पर दोस्तों पशु जैसे नुकसान कर देते थे, तो उससे दोस्तों कर के रूप में जो लिया जाता था उसे ही दोस्तों परिहीनक कहा गया है, ठीक है। परिहीनक क्या है, सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा हानि पहुँचाने पर, ठीक है, लिया जाने वाला कर था परिहीनक। पिंडकर क्या है दोस्तों, पिंडकर एक प्रकार से पूरे गांव से वर्ष में एक बार वसूले जाने वाला कर था, ठीक है। पिंडकर एक प्रकार से पूरे गांव से ही वसूला जाता था, जो कि वर्ष में एक बार वसूला जाता था, ठीक है। औपयानिक क्या है, ठीक है, औपयानिक क्या है दोस्तों, ये दोस्तों विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट थी, ठीक है। औपयानिक विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट थी। पार्श्व क्या है दोस्तों, पार्श्व अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिए जाने वाला एक प्रकार का कर था। पार्श्व क्या है, अधिक लाभ होने पर दोस्तों व्यापारियों से लिया जाने वाला एक कर था, ठीक है, पार्श्व। वैसे पार्श्व क्या कहते हैं दोस्तों, यानी कि पार्श्व मतलब कि पीछे से गायन करना, ठीक है। यानी कि कोई भी संगीत चल रहा हो, जो बैकग्राउंड में दोस्तों जो गाना गाते हैं उसे पार्श्व गायन कहते हैं। जैसे कोई भी दोस्तों आप लोग गाना सुन लें, जैसे लता मंगेशकर जी का गाना सुन लें, उसमें जो गाना होता है, वो जो गाना गाया हुआ होता है दोस्तों, वह पार्श्व गायन कहलाता है, ठीक है दोस्तों।